जवाहरात, उनके जो कागजात, दस्तावेज, उनके जो माल सामान है, डेब्रिज में दटा हुआ है। सिक्योरिटी का, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। वो चाहते हैं, वहां के जो लोग हैं, कि जो बिल्डर्स हैं, उनके खिलाफ काम लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिया जाए, जब भी ये हटाएं कम से कम सैंपल लें वो लोग, ताकि जिस तरह का मटेरियल वहां पे यूज हुआ है कम से कम कार्रवाई कर सके। जो मलबा, जो डेब्रिज उठा के बाहर डाली जाती है, वहां पे कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। जो भी जाता है वो मलबा या डेब्रिज से ढूंढता है, चोरी करके ले जाता है। तो ये हालात है, आज के दिन भी ये हालात है कि मलबा वहां से उठाया नहीं जा रहा है। तो ये तो हालत हुई रेस्क्यू वर्क की। अगर सरकार चाहती तो मैं समझता हूं, अगर थोड़ा इफेक्टिवली काम करती तो बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती, लेकिन अफसोस है कि ये हो नहीं पाया। जहां तक रिलीफ का सवाल है, रिलीफ मटेरियल का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि कैश डॉल जो है 12-13 दिन के बाद बांटने की शुरुआत हुई, और अभी किसी को 300 रुपए मिल रहे थे, किसी को 900 रुपए मिल रहे थे, किसी को 1500 रुपए मिल रहे थे, किसी को 2000 रुपए मिल रहे थे। कच्छ एरिया में अर्थक्वेक आया, लेकिन उसके साथ साथ सौराष्ट्र के जो कुछ जिले हैं, नॉर्थ गुजरात के जिले हैं, वो भी अफेक्टेड है, वहां भी इतना ही नुकसान हुआ। 1 बज गया। मिस्टर अहमद पटेल विल कंटिन्यू एट 2 o'clock. मुझे हाँ। House is adjourned till 2 o'clock. जी, अब आप लोग छुट्टी कर लेते हैं तो कैसे दर्शन होंगे? आप काम करेंगे तो दर्शन होते रहेंगे बराबर। हाँ, फर्स्ट वील हैव द रेलवे बजट। मंत्री जी आगे आ जाइए, आज तो आपका दिन है। नहीं मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल मैम। मैम, आई बेग टू lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2001-2002 in respect of railways. Thank you, ma'am. सारा बंगाल। अभी जब डिस्कशन होगा तब उस समय आपका उसके अंतर्गत आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी कमेंट करने से क्या फायदा? अब तो जो आना था वो आ ही गया। मध्य प्रदेश के मामले में ममता बड़ी निर्मम साबित हुई है, ममता की सारी नष्ट हो गई। महाराष्ट्र के बारे में क्या हुआ ये पता नहीं मुझको, वो देखना है। अहमद पटेल जी आप बोल रहे थे जी। महोदया, गुजरात में भूकंप की वजह से जो नुकसान हुआ, जो हादसा हुआ, उसके बारे में रेस्क्यू और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के बारे में जिक्र कर रहा था। बहुत बड़ा हादसा था मैडम, आखिर बहुत बड़ा काम था, मुश्किल काम था, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन होता, आयोजन होता या कुछ इच्छा शक्ति होती, तो मैं समझता हूं कि रेस्क्यू में बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, रिलीफ का काम भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे गांव के गांव ख़त्म हो गए, भुज की जो सरकारी अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो गई, दर्दी और स्टाफ के साथ लगभग 400 लोग मारे गए, भुज की कलेक्टर कचहरी जो थी, ऑफिस थी, पूरी तरह ख़त्म हो गई, जिला परिषद की ऑफिस ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि जो जेल में कैदी थे वो भी भाग गए। पता नहीं उसमें से कितने पकड़ पाए, कितने नहीं पकड़ पाए। जब ऑफिसर से डिस्कशन किया तो बोले सिर्फ अभी हार्ड को 2 कैदी को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, बाकी के लोगों को पकड़ लिए हैं। सामख्यानी का स्मशान दाह 10 फुट अंदर दह गया, बचाव पूरी तरह तबाह हो गया। अंजार गांधीधाम में काफ़ी नुकसान हुआ, उद्योग और व्यवसाय ख़त्म हो गए, और भूकंप की वजह से उद्योग और व्यवसाय को जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा खौफ की वजह से अब हो रहा है, क्योंकि डर के मारे न तो अपनी दुकानें खोल रहे हैं, न तो अपना कारोबार या रोज़गार चला रहे हैं। उसी तरह ख़ास तौर पे जो हस्तकला, गृह उद्योग, जो लोग एम्ब्रॉयडरी, छापकाम या वीविंग में जिनको नेशनल अवार्ड मिले थे, सारे के सारे परिवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, उनका रोज़गार बंद हो गया, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट्स जो हमारे थे, ख़ास तौर पे भुज में, मोरबी में, डांगद्रा, बाकी जगह पे,
जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। तो काम बहुत मेरा ख्याल से मुश्किल था, लेकिन सरकार अगर ठीक तरह से कोऑर्डिनेट कर लेती, आयोजन करती, तो काफ़ी लोगों की जान भी बचाए जा सकते थे और रिलीफ वर्क भी अच्छी तरह हो सकता था। मुझे नहीं मालूम रिहेबिलिटेशन में क्या होगा। कच्छ मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों से, ख़ास तौर पे सूखा की वजह से, क्योंकि डॉट पॉन एरिया भी है, अर्थक्वेक भी आया और 1998 में साइक्लोन आया जिसकी वजह से 1500 लोग मारे गए, 1700 लोग अभी भी गायब हैं। करीबन 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था, तब भी 5000 मवेशी मारे गए थे, तो तब भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अभी भी जब साइक्लोन की वजह से जो नुकसान हुआ था, उनके अभी भी प्रॉब्लम्स पेंडिंग है। काफ़ी डेलीगेशन हमें मिले, कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिले, बाकी लोगों को मिले, उनके जो प्रॉब्लम्स अब तक सॉल्व नहीं हो पाए, अब तक उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिले, अब भी उनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तब भी मेरे ख्याल से 1700 करोड़ का नुकसान हुआ था और आज जो नुकसान हुआ है, सरकारी जो आंकड़े कह रहे हैं उस हिसाब से 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जो रेस्क्यू में और रिलीफ में मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे सेना और अर्धसेना जो पैरामिलिट्री फोर्स है, कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हमारे जो NGOs है और कुछ वॉलंटियर्स, मुझे कहना होगा, चाहे किसी भी पार्टी हो, किसी का ऑर्गेनाइजेशन को हो, जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली लोगों की तरफ से, रिप्रेजेंटेशन, कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हमने कंसर्न अथॉरिटी के ध्यान पे ये चीज़ें लाई है, कम से कम उसमें सरकार को और यहाँ से भी ध्यान देना होगा। लेकिन जो मुश्किल काम, जो असली काम जो अभी शुरू हो रहा है, आखिर तो ये प्राकृतिक आपदा है, कोई मानव सर्जित आपदा तो है नहीं, या सरकार सर्जित आपदा तो है नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी जो मृत के आंकड़े जो है, जो डेथ्स है, पता नहीं वो सही आंकड़े, सही फिगर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या सरकार मुआवजा देने से डरती है? जब पहले दिन हम लोग पहुँचे गांधीनगर में, अहमदाबाद में, मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कुछ कुछ नुकसान हो तो उसकी बात की, उसके बाद ये कहा कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, उसकी वजह से हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो पोस्टमार्टम नहीं कराया, वो सरकार का निर्णय था, लोगों को पोस्टमार्टम के सर्टिफिकेट नहीं मिले। लेकिन अब जब कॉम्पेंसेशन की बात आ रही है तो पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे सरकार के क्या मकसद है, सरकार क्या चाहती है। तो कम से कम सही फिगर बाहर आए, जिनकी डेथ हुई है उनके परिवारों को पैसा मिले, बहुत ही ज़रूरी है। मकान के कॉम्पेंसेशन मिलना अभी शुरू नहीं हुए, सर्वे बहुत लेट शुरू हुआ। यहाँ पे जो फिगर दिया गया, मंत्री जी ने भी और गुजरात की सरकार ने भी, जो पक्के मकान, कच्चे मकान और जो हट्स हैं, क्योंकि ये जो रिहेबिलिटेशन का काम जो शुरू होगा, रिहेबिलिटेशन की बात करूँ उससे पहले मैं रिलीफ वर्क की बात करना चाहूँगा, क्योंकि रिलीफ का मटेरियल, जैसे मैंने शुरू में कहा, कैश डॉल या PDS से जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बहुत लेट शुरू हुआ, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन के बाद। और जो PDS से जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसके लिए भी राशन कार्ड मांगे जाते थे। अब जिनके मकान ढह गए, मलबे में राशन कार्ड पड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम ये राशन कार्ड क्यों मांगे जा रहे थे। बाद में ये सुधारा गया मेरे ख्याल से, क्योंकि गांव का अगर मुखिया जिंदा है या कमेटी है, उनको सौंप देना चाहिए, अगर वो सर्टिफाई करे तो उनको मटेरियल देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड मांगे जा रहे थे। कैश डोल में कच्छ के लिए कुछ अलग ये है और सौराष्ट्र एरिया के लिए कुछ अलग है। मैं समझता हूँ कि सौराष्ट्र में भी उतना ही नुकसान हुआ है, वहाँ भी गाँव के गाँव खत्म हो गए हैं, नॉर्थ गुजरात में भी खत्म हो गए हैं। तो ये जो मात्रा है या जो पैकेज है, मैं डिमांड करूँगा, मंत्री जी से कहूँगा कि जो पैकेज है वो सेम होना चाहिए कच्छ के लिए भी और सौराष्ट्र के लिए भी। अभी मुख्यमंत्री जी ने डिमांड किया कुछ एग्जम्पशंस के बारे में, एक्साइज में, कस्टम में, बाकी इनकम टैक्स में, सिर्फ कच्छ के लिए डिमांड की है। क्यों सौराष्ट्र के बाकी जिलों के लिए नहीं, क्यों नॉर्थ गुजरात के लिए नहीं? ये भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो खास तौर पे रिलीफ मटेरियल जो है अभी भी जो बांटा जा रहा है, मेरा खास है उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या सही तरीके से लोगों को कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े, राशन कार्ड नहीं मांगे जाए और सही लोगों को सही वक्त पे पहुँचे, वो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लोगों को चाहिए कि हमें छत चाहिए, हमें रहने के लिए, हमें टेंट चाहिए, हमें तंबू चाहिए। शुरू में टेंट की मांग कर रहे थे, अभी वो कह रहे हैं कि हमें टेम्पररी शेल्टर चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो टेंट्स मिले हैं, करीबन यहाँ जो फिगर दिए गए हैं, करीबन 3,44,000 पक्के, कच्चे और हट्स मिला के टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो आपके आंकड़े हैं उस हिसाब से। तो इसका मतलब कि कम से कम 3,44,000 टेंट चाहिए। अब तक जो टेंट बांटे गए हार्डली 10%, 40-45 हज़ार टेंट बांटे गए हैं। एक महीने के बाद, 1 महीना हो गया,
मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टेंट कहाँ से आएंगे, कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम तो तय होना चाहिए कि कब तक ये टेम्पररी शेल्टर या जो टेंट्स हैं आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी चीजें मकान बनाने का सवाल तो बाद में आएगा, तो ये कैसे होगा। और जो कम से कम 7 लाख और 80,000 जो है वो डैमेज हुए हैं, 3 लाख 4 लाख मकान डैमेज हुए हैं पक्के, कच्चे जो मकान है करीबन 3 लाख डैमेज हुए हैं, और हर्ष जो है 31,000 डैमेज हुई है। इसमें से 50% तो ऐसे हैं कि जो रिपेयर के लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी क्रैक है वो रहने के लिए जाने के लिए तैयार ही नहीं हो, बाहर बैठा हुआ है, उसको डर है तो खत्म हो जाएगा, उसको रिपेयर करने वाला रिपेयर कर ही नहीं सकता। तो कम से कम ये मकान भी बनाने पड़ेंगे, तो करीबन 8 लाख मकान हर्ट्स, कच्चा मकान और पक्का मकान बनाने पड़ेंगे। अगर हर रोज मेरा ख्याल से 6 या 7,000 मकान बनाएंगे तब जाके, और मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया था, बयान दे दिया था कि जब बारिश गिरेगी मानसून से पहले छत हर एक व्यक्ति के पास, हर एक घर में होगा। पता नहीं वो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, उनके पास क्या प्लानिंग है, क्या क्या आयोजन है। अगर एक मकान बनाने हैं तो कम से कम एक मेसन तो चाहिए, एक कारपेंटर तो चाहिए। इतने सारे मेसन्स, इतने सारे कारपेंटर, इतने सारे इलेक्ट्रीशियन, इतने सारे प्लम्बर और बाकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ लोगों को रोजगार ही मिले, उसके लिए सरकार को ये ध्यान देना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए, उनको प्लम्बर की ट्रेनिंग दी जाए, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाए, कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जाए, तो कम से कम उनको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि सारे बाकी लोग तो मजदूरी कर नहीं पाएंगे, जो कुछ लोग हैं कम से कम वो जो कुछ कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग ले सकते हैं, कारपेंटरी जो कुछ कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम कर सकता है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर्स भी मेरे ख्याल से ये खोलना चाहिए। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, जो आपने कहा है कि सरकार वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, तो ये टेंट जो है कब तक मिल जाएंगे, बाकी कब आप उपलब्ध कराएंगे, क्या आपके पास है या नहीं है। टेम्पररी शेल्टर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि टेंट में बोला गर्मी लगेगी, या बारिश में कुछ टेंट तो ऐसे दिए हैं कि बारिश में टिक ही नहीं पाएंगे, फिर से वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बहुत ही मुश्किल काम है मैं समझता हूँ। तो ये खास तौर पे प्रदेश की सरकार को इसके लिए ज़्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। जब ये प्राकृतिक आपदा आई तो शुरू में स्टेटमेंट किया गया कि हम ब्लैंक चेक दे देंगे, पता नहीं वो ब्लैंक चेक का क्या हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए कुछ मिनिस्टर्स को लेके, वहाँ अनाउंस किया कि 500 करोड़ रुपए हम लोग अभी एडहॉक दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सी शर्तें 500 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या वो सॉफ्ट लोन है, क्या है, ग्रांट है, वापस लेने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब 20-21 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ 500 करोड़ रुपये अभी देना, और वहाँ की सरकार ने अभी इमीडिएटली 7-8 हज़ार करोड़ रुपये मांगे हुए हैं। क्या सरकार कब तक ये जो राशि है वहाँ की सरकार को उपलब्ध कराएगी, कौन सी शर्तें होगी, सॉफ्ट लोन होगी, क्या होगी, किस तरह से होगा, ये चिंता का विषय है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। तो वहाँ की सरकार को मदद करने की जरूरत है। पिछले 2 साल में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए वहाँ के गुजरात के लोग, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के तौर पे हो, कस्टम का हो, या और किसी उस पर रेवेन्यू जनरेट वहाँ से हुई है। तो कम से कम जब वहाँ पे एक आपदा आई हुई है प्राकृतिक, तो कम से कम 2 साल में गुजरात के लोगों ने जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है उसमें से कुछ हिस्सा भी इमीडिएटली देना चाहिए, ताकि वहाँ की जो सरकार है कम से कम ये जो काम है ठीक तरह से कर सके। तो रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, तीनों चीज़ों में मेरे ख्याल से सरकार को बहुत ही गंभीरता से इस पे ध्यान देना होगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। आपके स्टेटमेंट में, आपके बयान में भी ये कहा गया कि डिज़ास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है। मुझे नहीं मालूम कमेटी ने कोई प्रोग्राम भी बनाया है, नहीं बनाया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वहाँ जो देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ से न्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के जिस तरह से टेलीफोन आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं सही दिशा में काम चल रहा हो। तो कम से कम आपने क्या प्रोग्राम बनाया है, कोई टाइम बाउंड शेड्यूल है या नहीं है, कम से कम ये तो हमें बताएं कि कब तक टेंट मिल जाएंगे, कब तक टेम्पररी शेल्टर मिलेंगे, कब तक लोगों को रोजगारी मिलेगी, कब तक उनके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद वॉलंटरी एजेंसीज काम करने के लिए तैयार है। एनजीओ एडॉप्शन की पॉलिसी 20 दिन के बाद सरकार ने अनाउंस की, या तो 50-50% में कर सकते हैं, 50% राज्य सरकार देगी, 50% वॉलंटरी एजेंसी देगी, या जो कोई वॉलंटरी एजेंसीज या स्टेट गवर्नमेंट और कहीं प्रदेश की 100% में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हमारे प्रदेश की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ने 2 गांव एडॉप्ट किए हैं, वोहंड और अधोई। मशीनरी वहां जाके लगा दी है, उनका स्टाफ वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन वो वहां पे जहां मलबा पड़ा हुआ है उसके लिए अगर नया गांव बसाना है तो जमीन की जरूरत, लैंड की जरूरत। अब तक उनको कोई ऑफिशियली लेटर नहीं मिला है, या वो लैंड कहाँ पे होगी, जमीन कब तक मिलेगी, कोई प्रावधान नहीं है। सरकार वहां पे बैठी हुई है। यही हालत एनजीओ की है, वॉलंटरी एजेंसीज की।
जिस तरह से उनको ऑफिशियल लेटर मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने जवाहर नगर एडॉप्ट किया, उनको मशीनरी ले जाने थी, 3 दिन तक उनको परमिशन नहीं मिली, और जब मिली तो वहां जाके मशीनरी वहां पे है, क्योंकि उनको ऑफिशियल जो चिट्ठी मिलनी चाहिए, लेटर मिलना चाहिए, अब तक मिला नहीं है। तो कम से कम ये सारी चीजें जो है नीति विषयक जो निर्णय लेने हैं, तो मेरा ख्याल से इमीडिएटली लेना चाहिए, ताकि जो एनजीओज है, वॉलंटरी एजेंसीज है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो काम करना चाहती है वो कर सके। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, बाकी जो लोग हैं, खासतौर पे गांधीधाम में, कंडला में, बाकी जगह पे वो आए थे, हमको मिले थे। तो ये ड्रॉट डाउन एरिया है, हम बाहर से आके हमने हमारे जो पैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है, और बार बार हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो कम से कम कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करना चाहिए जिसकी वजह से हमें टैक्स हॉलीडे कुछ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मिले, या हमें सॉफ्ट लोन मिले, या कुछ इंसेंटिव्स ऐसे मिले जिसकी वजह से जहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में, JNK में या हिमाचल में बाकी जगह पे हैं, ताकि कम से कम हम हमारा कारोबार फिर से शुरू कर सकें। तो कम से कम ये पैकेज के बारे में क्या सरकार क्या करने जा रही है। कल गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंस किया है, मुझे नहीं मालूम उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें खास तौर पे इंटरेस्ट लेना होगा, और कम से कम उनको टैक्स एग्जम्पशंस मिले, कुछ इंसेंटिव्स मिले, उसके बारे में सोचना होगा। और कच्छ के साथ साथ सौराष्ट्र के कुछ इलाके, नॉर्थ गुजरात है, बाकी जगह पे भी जो नुकसान हुआ है, जो कच्छ के लिए पैकेज हो, बाकी एरियाज के लिए भी होना चाहिए। जहाँ तक कमज़ोर बिल्डिंग का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कार्रवाई शुरू की है। अहमदाबाद का अगर मैं एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा, कि अगर बिल्डर्स या वो जो फाउंडेशन था बिल्डिंग का, वो अगर कमज़ोर नहीं होता तो इतनी बिल्डिंग कभी नहीं गिरती। साथ वाली बिल्डिंग इंटैक्ट है, लेकिन उसके साथ वाली जो है पूरी तरह दे गई है, क्योंकि मिली भगत, जिस तरह का मटेरियल यूज करना चाहिए हुआ नहीं, जिस तरह से डिजाइन बननी चाहिए डिजाइन नहीं बनी। तो कम से कम इसके बारे में कुछ कानून करके ऐसे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ मेरे ख्याल से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इंश्योरेंस की बात है, कुछ कार्रवाई जो है इंश्योरेंस की, उनको इंश्योरेंस मिल सके उसके लिए कुछ सरल बनानी होगी। ऐसा ना हो कि जिनका इंश्योरेंस है उनको भी कई सालों बाद उनको इंश्योरेंस मिले। कुछ लोगों का अर्थक्वेक की वजह से इंश्योरेंस था ही नहीं, तो उसके बारे में क्या करना, उसके बारे में मेरे ख्याल से मंत्री जी सरकार को सोचना होगा। अखबार में पढ़ रहे थे कि ऐसे खास तौर पे जो कैलेमिटी रिलीफ फंड और नेशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ, कई स्टेटों ने वो फंड को डाइवर्ट किया, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए या कोई और पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कौन से स्टेट है, कम से कम आइडेंटिफाई करने चाहिए। गुजरात में भी ऐसा जो फंड था काफ़ी डाइवर्ट हुआ है। कम से कम ये पैसे होते तो आज जो डिजास्टर हुआ, जो प्राकृतिक आपदा हुई, कम से कम उसमें काम में आ जाते। तो उसमें भी काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हम कई सालों से कर रहे हैं। ओडिशा का हादसा हुआ, वहाँ जिस तरह से साइक्लोन आया, नुकसान हुआ, उसके बाद काफ़ी समय बीच में हमें मिला। अगर उसके बारे में कुछ करते, वहाँ से अगर सबक सीखते, तो गुजरात में कम से कम वो जो अनुभव था उसका लाभ हमें मिल सकता था। लेकिन कुछ सोचा नहीं गया, कुछ किया नहीं गया। कम से कम जब ये अर्थक्वेक गुजरात में आया है, तो उसके बाद भी कम से कम इस पर कुछ जल्दी आए, तेजी आए, और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम बने, जो कमेटी बनी हो कोई प्रोग्राम बनाए, और जब आने वाले दिनों में कभी भी खुदा न करे ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हादसा हो तो कम से कम उसके बारे में हम कुछ ठोस कदम उठा सकें। मानिए, और मैं जानता हूँ काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा गुजरात के बारे में खास तौर पे, हाय वो लोग जो कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ, हाय वो लोग जो कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ। एक हम हैं गुजराती कि सब कुछ है मगर आज कुछ भी नहीं। मान्यवर, लेकिन फिर भी हमें दया, भीख या सहानुभूति की जरूरत नहीं। हालात ने हमें ऐसा बनाया, फिर भी हमारा हौसला बुलंद है। हम हौसलामंद लोग हैं, खुददार भी है, मेहनत कश भी है। सिर्फ कुछ दूरी तक हमारा साथ दीजिए, हाथ पकड़िए, बाकी मंजिल हम अपने आप तय कर लेंगे, और किश्ती को जरूर किनारे लगाएंगे। सिर्फ जरूरत है हमें आपके सहारे। धन्यवाद।